तो मैं अगले पैनल को बुलाना चाहूँगी और उससे पहले मैं अपनी सहयोगी तृप्ति को मंच पर बुलाना चाहूँगी। तो हमारे अगले पैनल में शामिल है डॉक्टर अरुण अय्यर, MBBS MD मेडिसाइन हॉस्पिटल। मिस्टर अजय त्रिपाठी चेयरमैन हैं गुरु कृपा कॉलेज के। डॉक्टर सिद्धार्थ ठाकुर सीनियर कंसल्टेंट मीडिया ऑन्कोलॉजी डायरेक्टर रेडियंट हॉस्पिटल। जोरदार तालियां। ओवर टू यू तृप्ति। थैंक यू रसिका। और इस पैनल में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ में अजय त्रिपाठी जी है, चेयरमैन है गुरु कृपा कॉलेज के। इसके साथ ही हमारे साथ में डॉक्टर सिद्धार्थ है रेडियंट हॉस्पिटल से। और हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएं। सबसे पहले अजय त्रिपाठी जी, सवाल आपसे है मेरा, गुरु कृपा कॉलेज, इसके बारे में आप बताइए मुझे। गुरु कृपा कॉलेज पहले मैडम मेरा एक इंस्टीट्यूट था, पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट था, और अभी करेंटली 2023-24 में ही ना कॉलेज के रूप में मतलब उसको स्थापित किए हैं। और मैं पहले तो रेंट में चलाता था और 1 साल 6 महीने के कोर्स थे पैरामेडिकल के 1 ईयर्स। और मैंने इंस्टीट्यूट से ना कॉलेज के रूप में उसको बनाने का लक्ष्य बहुत पहले से था, और करीबन 6 साल से मैंने रेंट की बिल्डिंग में छोटे कोर्सों का संचालन किया था। अभी हमारे यहाँ हायर एजुकेशन में आपके डिग्री कोर्सेस हैं, मैनेजमेंट के कोर्स हैं, कंप्यूटर साइंस के कोर्स हैं, फार्मेसी है। इस तरह से अभी और आगे भी है उसमें और बढ़ाने का। तो पैरामेडिकल से लेकर अभी डिग्री कॉलेज में कन्वर्ट किए हैं। जी मैडम। थैंक यू। डॉक्टर अरुण अय्यर, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये GERD क्या होता है और GERD वर्ड के क्या सिम्टम्स हैं? GERD यानी कि गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज़, या इसे हिंदी में कहें तो एसिड प्रतिवाह रोग जिसे बोलते हैं, जिसमें किसी भी मरीज़ को जो हमारा इसके लिए हमें समझना पड़ेगा एक बेसिक चीज़। हमारा जो खाना है वो खाने की नलकी से नीचे जाता है जो कि चेस्ट में होती है, और उस नलकी के बाद आमाशय आता है जिसे स्टमक कहते हैं, और इसके बीच में एक मसल होती है जिसे लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो GERD तब होता है जब स्टमक के जो कंटेंट्स हैं वो इस स्फिंक्टर या इस मसल की खराबी की वजह से, या लूज़ होने की वजह से, या एज की वजह से, या बहुत सारी और चीज़ें हैं, तो इसकी वजह से अब स्टमक के कंटेंट्स छाती में जाते हैं, तो इसे रिफ्लक्स कहा जाता है, और इसी को एसिड प्रतिवाह रोग कहा जाता है। डॉक्टर सिद्धार्थ तुर्कर जी, वेलकम आपका। मैं आपसे जानना चाहूँगी आपके सफ़र के बारे में कि आपने कैसे शुरुआत की मेडिकल फील्ड में। देखिए, इस शहर में आने के पहले मैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में एज ए कंसल्टेंट ज्वाइन हुआ था अपना DM ख़त्म करने के बाद, एंड बिकॉज ऑफ सम फैमिलियल रीजंस मैं इस रीजन में आया था। यहाँ आने के बाद सबसे पहले मैंने MMI हॉस्पिटल से स्टार्ट किया था। ये कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, एंड यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि बहुत सारी तकलीफ़ें हैं जो यहाँ पे, जिसके कारण बहुत सारे लोग कैंसर का ट्रीटमेंट ले ही नहीं पाते हैं डिस्पाइट फैसिलिटी अवेलेबल होने के बाद। आयुष्मान की स्कीम है, बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट भी कर रही है, लेकिन फिर भी लोगों को एक्सेसिबिलिटी उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही है। जब मैंने बहुत सारी पेरिफेरल OPDs की, मुझे समझ में आया कि लोग हैं, पेशेंट्स भी मौजूद है, लेकिन फिर भी उन लोगों के अंदर एक डर है कि अगर हम कैंसर का ट्रीटमेंट लेंगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट जो हैं वो कैंसर के मतलब बीमारी से ज़्यादा खतरनाक है। तो ये चीज़ जो उनके अंदर डर भरा हुआ था, इस चीज़ को मुझे ऐसा लगा कि इतना डर क्यों है, सबसे पहली बात। तो कई बार ना बड़ा हॉस्पिटल देख के जो लोग पेरिफेरी से आते हैं वो लोग डर जाते हैं, है ना। तो मैं एक चाहता था कि एक ऐसी प्लेस रहे जो उनके लिए कन्वीनियंट रहे, जहाँ पे वो ईजीली एक्सेस कर सके डॉक्टर से, उनसे एक डायरेक्ट बात कर सके। और दूसरी बात जो मुझे फील होती थी कि कैंसर के मरीज़ को एक बहुत पर्सनलाइजेशन की ज़रूरत होती है। कई बार उनको वो डॉक्टर का टच चाहिए उस विश्वास को बनाए रखने के लिए। तो वो चीज़ के लिए कई बार ये चीज़ ना मिस हो जाती है बड़े बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ एक्सीलेंस केयर हो रही है, लेकिन डॉक्टर से कनेक्ट उतना अच्छा नहीं हो पा रहा है। तो वो चीज़ को मैं, उस गैप को मैं फिल करना चाहता था। ऑल्दो वो सारी चीज़ नहीं है, देयर आर मेनी डिफ़िकल्टीज, लेकिन एटलीस्ट उस एरिया में मैं काम कर सकता था। तो उस चीज़ को सोच के मैंने अपने हॉस्पिटल की शुरुआत की थी। एंड अभी जो है हम लोग एक
कीमोथेरेपी स्पेशलाइज्ड यूनिट चला रहे हैं। साथ में जो दूसरा एस्पेक्ट था जो मुझे लगता था काफ़ी डेफिशिएंट है, वो है पैलिएटिव केयर का, एंड ऑफ लाइफ केयर का। लोग कैंसर के ट्रीटमेंट में क्योर की बातें कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे पेशेंट ठीक नहीं हो पाते हैं। ये बात हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, है ना। तो जो ठीक नहीं हो पाता है वो कहाँ जाए, एंड ऑफ लाइफ उनको किस टाइप से प्लान करनी है, इसका कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था। तो मैंने कुछ कोर्सेज भी किए थे इस रिगार्ड में कि हम इसको किस टाइप से आगे ले जा सकते हैं। एंड ऑफ लाइफ में कई बार कुछ जहाँ पे स्पेशलिटी मौजूद नहीं है, कई बार पेशेंट्स को आईसीयू में रख दिया जाता है, जबकि उनकी टर्मिनल डिसीज़ है, उनको आईसीयू से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो ये चीज़ की अवेयरनेस नहीं है, कई बार उनका इस चीज़ में खर्चा भी हो जाता है। लोगों का हेजिटेशन ये था कि अगर वो घर में लेके जाएंगे तो इस टाइप की सिचुएशन में वो पेशेंट को कैसे रख सकते हैं। तो इस चीज़ को भी मैं सॉल्व करना चाहता था। यही सोच के मैंने पैलिएटिव केयर सर्विसेज भी अपने सेंटर पे शुरू करी। मैंने अपने सिस्टर्स को ट्रेन किया इन सारी चीज़ों में, और इसी टाइप से मेरा जो विजन है इसको लेके कि ये है कि कैंसर के ट्रीटमेंट को इतना कन्वीनियंट बनाना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को एक्सेस कर सकें, और जो लोगों को साथ में जो रिलेटिव्स को प्रॉब्लम हो रही है उस चीज़ को सॉल्व कर सकूँ मैं। तो मूविंग ऑन टू यू सर, डॉक्टर त्रिपाठी, भविष्य में कौन से नए कोर्सेज है जो गुरु कृपा कॉलेज में आप लाने की योजना कर रहे हैं? जो छत्तीसगढ़ राज्य है मैडम, तो हमारा शहरी क्षेत्र यहाँ कम है। भौगोलिक स्थिति से देखेंगे तो ग्रामीण क्षेत्र ज़्यादा है, और गांव के बच्चे अभी भी ना, अब तो बहुत ज़्यादा जागरूक हो गए हैं। और जितना आप फॉरेस्ट एरिया ज़्यादा है, सुदूर अंचल है और आदिवासी क्षेत्र भी है, उन बच्चों के हिसाब से जो रोजगार मुखी कोर्स हो, मेरे यहाँ जितने भी कोर्स अभी तक संचालित हैं सभी टेक्निकल और मेडिकल के हैं। जो बच्चा कोर्स करने के बाद उसको रोजगार मिल सके, इस टाइप के ही कोर्सों का संचालन कर रहे हैं। अभी जैसे पैरामेडिकल में 1 ईयर्स कोर्सेस है, आपका टेक्निकल में कंप्यूटर साइंस है, मैनेजमेंट का कोर्स है, और फार्मेसी है। एक कोर्स अगर बच्चा करता है तो गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों सेक्टर में कहीं ना कहीं बच्चे को रोज़गार 100% मिलने का श्योर रहता है पूरा। और आगे भी जो हमारा लक्ष्य है हायर एजुकेशन में आयुर्वेद वगैरह लाने का, क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे अभी मेडिकल में तो बहुत आगे है। हर जिला में, हर डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज खुल गया है और पर्याप्त सीट है, 150-200 सीटें हैं। तो MBBS कॉलेज तो बहुत हैं, हर जिले में है, लेकिन आयुर्वेदिक का अभी भी कॉलेजेस कम है छत्तीसगढ़ में। तो आयुर्वेद का हमारा है कि आगे चल के हम आयुर्वेद 2 साल 3 साल में लाने का है। डॉक्टर अरुण अय्यर, GERD आम भाषा में समझना चाहें तो ये है क्या, और आप स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, तो क्या लक्षण होते हैं, क्या कैसे क्योर किया जा सकता है, इसको लेकर सबसे पहले तो आसान भाषा में बताइए कि ये होता क्या है। तो आसान भाषा में बताएं तो ये जब एसिड आपका पेट से जो कि आमाशय होता है, जैसा मैंने बताया, उससे जब फूड पाइप में छलकता है, क्योंकि एक मसल होती है जो कि एक 1 वे वॉल्व की तरह काम करती है एक नॉर्मल इंसान में। जैसे हम पाइप्स में प्लम्बर्स लगाते हैं वो, या नल में रहता है, एक 1 वे वॉल्व होता है। वैसे ही हमारा जो खाना जो है फूड पाइप से होके जो स्टमक में जाता है, उसके बीच में एक वॉल्व होता है जो खाने को सिर्फ ऊपर से नीचे जाने देता है। इवन आदमी अगर शीर्षासन कर लेता है, शीर्षासन में भी आपका खाने की नलकी से स्टमक में ही जाएगा, क्योंकि ये 1 वे वॉल्व खाना जाने के बाद क्लोज हो जाता है। हेल्दी आदमी में ये एक पर्टिकुलर प्रेशर पे रहता है और वो क्लोज रहता है, और जब खाना ऊपर से आता है तभी ये ओपन होता है। तो बायोलॉजी इतनी खूबसूरत है, भगवान ने इतना खूबसूरत मशीन बनाया है कि ये जब खाना आता है तभी वो वॉल्व खुलता है। लेकिन कई ऐसे रीज़न्स हैं, और आजकल जो सबसे ज़्यादा कॉमन रीज़न है कि स्ट्रेस है, या कि हमारी जो सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, हम दिन भर बैठे रहते हैं, एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, जो पेट का मोटापा है जिसे विसरल एडिपोसिटी कहा जाता है वो बढ़ जाता है। इस वजह से ये वॉल्व लूज़ हो जाता है, और जब ये वॉल्व लूज़ हो जाता है तो जो खाना है पेट के अंदर वो खाने की नलकी में छलकता है, इसके साथ एसिड भी छलकता है, जिससे पेशेंट्स को सिम्टम्स आते हैं। और कई पेशेंट्स को एसिड नहीं छलकता, क्योंकि कई पेशेंट्स जो है वो नॉर्मली जनरल प्रैक्टिशनर्स या बहुत सारे MD मेडिसिन हमारे मित्र भाई लोग हैं, उन लोग दवाइयाँ इनको गैस की चालू कर देते हैं, तो
ऐसे पेशेंट्स को बाद में एसिड नहीं छलकता है, उन्हें नॉन एसिडिक रिफ्लक्स होता है। तो ये पेशेंट्स जब जैसे मैं एक पेट का स्पेशलिस्ट हूँ, तो हमारे पास बहुत सारी ऐसी मशीन्स हैं या ऐसे प्रोब्स उपलब्ध हैं, जैसे पीएच-मेट्री एक टेस्ट होता है, तो उससे हम, या इम्पीडेंस मैनोमेट्री एक टेस्ट होता है, तो उससे हम क्लियरली पता लगा लेते हैं कि इस पेशेंट को एसिड रिफ्लक्स है, नॉन एसिड रिफ्लक्स है, और क्या इसका इलाज बेसिकली सही से हुआ है, क्या इसमें कोई और खामियां हैं, कोई लूप होल्स हैं जिससे हम करेक्ट कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट वापस अपनी नॉर्मलसी में जा सके। तो आसान भाषा में बताएं तो ये जो स्फिंक्टर है, जो मसल है, वो जब लूज हो जाता है, उसके बाद जब एसिड ऊपर छलकता है, उसके वजह से जो भी बीमारियां होती हैं, और इससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। एक्चुअली हम को GERD यानी कि GERD की अवेयरनेस सोसाइटी में बहुत कम है, एंड आई स्पेशली थैंक जी न्यूज़ एंड आदिति जी एंड योर सेल्फ के इस माध्यम से हम पूरी सोसाइटी में GERD का अवेयरनेस कर रहे हैं, क्योंकि हम इतने पेशेंट्स देखें, एंड आई हैव वर्कड इन इंडिया इन मेजर सिटीज़ लाइक बॉम्बे, दिल्ली, केरला में, एंड मैं 1.5 साल कैम्ब्रिज में भी रह के आया हूँ इंग्लैंड में। तो हमें थोड़ी अलग टाइप की, अलग वैरायटीज़ की GERD वहाँ मिलती थी। इंडियंस में थोड़ा अलग वैरायटी के सिम्टम्स आते हैं, अलग टाइप की उनकी बॉडी बिहेव करती है, अलग टाइप के फूड खाए जाते हैं। वहाँ ज़्यादा लोग प्रोटीन्स खाते हैं, यहाँ पे ज़्यादा हमारी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड डाइट होती है, रोटी चावल जो भी हम खाते हैं। तो यहाँ के जो सिम्टम्स हैं वो भी पेशेंट्स के अलग आते हैं, एंड इनफैक्ट यहाँ पे पेशेंट्स के सिम्टम्स थोड़े ज़्यादा ख़राब आते हैं, क्योंकि हमारी बेसलाइन प्रोटीन इनटेक बहुत कम होती है दिनचर्या में। जो डेली रिकमेंडेड डोज है एक नॉर्मल एडल्ट आदमी या फीमेल का एक प्रोटीन का, उससे हम ऑलमोस्ट आधा खाते हैं। तो जितनी बीमारियां हमको होती हैं उसके सिम्टम्स भी हमारे बॉडी में एज़ कम्पेयर टू वेस्टर्नर्स आजकल देखा जा रहा है कि बहुत पहले आ रहे हैं। यानी कि कुछ लोगों में 1 डेकेड पहले, 10 साल पहले हमारे यहाँ पे इंडिया में कुछ चीज़ें आ रही, जैसे कि फैटी लीवर मैं बहुत देखता हूँ, एंड मैंने बहुत काम भी किया है इस सिटी में ताकि फैटी लीवर थोड़ा जल्दी पकड़ाया जा सके। जी हाँ, आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने जागरूकता के बारे में थोड़ी बात की थी पहले, तो कैंसर से बचाव के लिए कैसे हमें ये अवेयरनेस बढ़ानी चाहिए? आप क्या कर रहे हैं इस संबंध में? देखिए, कैंसर के लिए भी जो रिस्क फैक्टर्स हैं, है ना, तो एक रिस्क फैक्टर तो कुछ नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है कि जैसे सर्टेन एज के बाद हर किसी को कैंसर का रिस्क इंक्रीज होता जा रहा है। लेकिन इसके अलावा जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है, जो हम बाकी चीज़ों में ही बोल रहे हैं, ऑलरेडी डॉक्टर अरुण ने बताया है कि ओबेसिटी बढ़ रही है, तो ओबेसिटी इज़ ऑल्सो एट्रीब्यूटेबल कॉज जो है ओबेसिटी का, वो भी अराउंड 30% है। सो दैट इज़ एज बिग एज ए फैक्टर एज स्मोकिंग एंड टोबैको। तो स्मोकिंग टोबैको के बाद में बात कर रहे हैं, तो ये जो लाइफस्टाइल चेंजेस है कि एक्सरसाइज करना है, हेल्दी डाइट खाना है, फास्ट फूड कम करना है, ओबेसिटी को कंट्रोल में रखना है, सो दैट इज़ व्हाट इज़ नीडेड कि हर किसी को पता रहे। अब इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, लोगों के ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर्स हैं, है ना, क्यों उन चीज़ों में वो लोग सेफ्टी इक्विपमेंट्स सारे यूज़ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वो चीज़ों के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। इसके अलावा सर्टन चीज़ों में कुछ स्क्रीनिंग मेथड्स भी अवेलेबल है जिससे कैंसर को अर्ली डिटेक्ट किया जा सकता है। जैसे कि जो सरफेस मैलिग्नेंसी है, ब्रेस्ट है, ब्रेस्ट में ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन अगर हम फीमेल्स को सिखा रहे हैं तो शी कैन कम अर्ली अगर उनको कोई लंप महसूस हो रहा है तो। ब्रेस्ट कैंसर इज़ द कॉमनेस्ट मैलिग्नेंसी मैं बताना चाहूँगा जो इंडिया में है ना। इट इज़ मेल एंड फीमेल कंबाइंड, सो इट इज़ दैट बिग एंड इट इज़ मतलब अगर इसको अर्ली स्टेज में पकड़ रहे हैं तो 90% पेशेंट्स आर क्योरेबल। अब मैं आपकी ओर आऊंगी। अजय त्रिपाठी जी, आपको कब लगा कि पैरामेडिकल कॉलेज शुरू करना चाहिए, उसके बाद ये कॉलेज उसको विस्तार देना चाहिए, ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई? एक्चुअली मैडम मेरी जो फैमिली है वो एजुकेशन से थी। मेरे पापा ये है कि गवर्नमेंट में थे, उन लोग प्राइवेट में नहीं थे। पापा हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल में टीचर थे और हमारी जो मदर्स थी वो DAV स्कूल में थी। तो प्रायः मेरा जो फैमिली था वो एजुकेशन से जुड़ा हुआ था। और जो स्टेट भी हमारा है विभाजित हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, और उस समय ना छत्तीसगढ़ ने अपना जो एजुकेशन का था वो बहुत पीछे था। ख़ास तौर से रोज़गार के लिए भी, टेक्निकल कोर्स के लिए, मेडिकल कोर्स के लिए मध्य प्रदेश, कर्नाटका, इन दूसरे स्टेटों में डिपेंड थे बच्चे।
तो मैं जब पढ़ाई किया और हायर एजुकेशन में खुद गया तो मेरे को ऐसा लगा कि कुछ मुझे ना अलग करना चाहिए, क्योंकि मेरे घर वाले भी एजुकेशन से जुड़े थे। तो पैरामेडिकल मेरे लिए सूटेबल था, क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड इतना अच्छा नहीं थी कि हमारा कुछ एजुकेशनल स्वयं का पहले से रहा हो। तो मुझे स्टार्टिंग अपने से करना था, तो हमने रेंट से चालू किया था 1 ईयर 6 मंथ के कोर्सेज, पैरामेडिकल के वोकेशनल कोर्स। उसके आगे हमारे जो स्टाफ थे, स्टूडेंट थे, सभी ने सपोर्ट किया और आगे चल के हायर एजुकेशन में हमें लाना था जो रोजगारमुखी कोर्स हों, फार्मेसी है, मैनेजमेंट, कंप्यूटर, ये सब के, और आगे भी हमें मेडिकल और टेक्निकल के ही कोर्सेज को लाना है। तो इस टाइप का हमारा सफ़र रहा कि जो हम ऐसी कोई शिक्षा तकनीकी और मेडिकल की दें जो बच्चों को रोजगार देने में 100% सफल हो। डॉक्टर अरुण, आपसे पूछना चाहूँगी कि GERD का ट्रीटमेंट क्या है, कैसे किया जाता है? सो GERD का ट्रीटमेंट बेसिकली मेडिकल और सर्जिकल, ये 2 भागों में डिवाइडेड है। यानी कि जब GERD का पेशेंट हमारे पास आता है तो पहले हम कुछ दवाइयाँ चालू करते हैं और सबसे पहले उन्हें हम एजुकेट करते हैं कि उनकी लाइफस्टाइल कैसी होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ दवाइयों से ही मर्ज़ का इलाज नहीं होता, अनलेस एंड अनटिल यू ट्रीट देयर लाइफस्टाइल एंड देयर डाइट। उसके बाद ही ये सब दवाइयाँ कारगर काम करती हैं। एंड GERD में काफ़ी लोग ये भी अवेयरनेस नहीं है सोसाइटी में, एंड रिसर्च अभी ये बोल रहा है कि जो गैस की दवाइयाँ आती है मार्केट में, आप कोई भी मेडिकल स्टोर में चले जाइए, आप बोले हमें गैस है तो वो दवाई पकड़ा देते हैं। लेकिन हाउ सेफ आर दोज मेडिकेशंस, आप कितने सालों तक उन्हें ले सकते हैं? बिकॉज 3 साल 4 साल, लेकिन अब रिसर्च ये बता रहा है कि अगर आप उसे 10 साल से ज़्यादा क्रॉनिक यूज़ करते हैं तो उससे हड्डियाँ घिस जाती हैं। अभी बहुत सारे ऑर्थोपेडिशियंस आए थे एंड मोर विल कम। सो दे नो कि ये सब दवाइयों से, इसलिए हमारे यहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हैं आई थिंक, कि लोग इतना ज़्यादा मेडिसिन का ओवर यूज़ भी कर रहे हैं। एंड हम पहले उन्हें इसीलिए डाइट और लाइफस्टाइल बताते हैं क्योंकि आप लंबे समय तक इसे नहीं ले सकते। एंड मोस्ट ऑफ दी ऑल हम जब दवाइयाँ चालू करते हैं तो हम एक पेशेंट की लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट भी उससे बताते हैं कि भाई आप 1 महीने बाद आए, 3 महीने बाद, तो हम मरीज़ को पूरा बता के भेजते हैं कि अगर इससे इम्प्रूवमेंट नहीं होता है तो मैंने इसकी कुछ ट्रेनिंग इसलिए बाहर भी ली बिकॉज मैं एंडोस्कोपी में काफ़ी, जब मैंने मेडिसिन किया उस समय से इंटरेस्टेड था। तो मैं इंडिया के जो बेस्ट सेंटर्स हैं, बॉम्बे या वर्ल्ड का वन ऑफ द बेस्ट सेंटर है, इसलिए मैं वहाँ पहुँचा। एंड एंडोस्कोपी से GERD का परमानेंट इलाज भी होता है जिसे एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन कहते हैं। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि मैं हमारे हॉस्पिटल में श्री मेडिशाइन से मैं एसोसिएटेड हूँ एंड हम लोग पेनलेस एंडोस्कोपी करते हैं, तो उसकी भी मैंने स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली है। एंड हम पूछने वाली थी क्योंकि लोग डरते हैं एंडोस्कोपी से। हाँ, खूब डरते हैं कि एक बड़ी सी पाइप जाएगी, लेकिन इसका महत्व आपको बता दूं, कई पेशेंट्स ऐसे हैं जो GERD के सिम्टम्स से आते हैं। मैंने एक पेशेंट देखा था जो GERD के सिम्टम्स से आए थे, जिसे किसी ने गैस की दवाई दी थी, हमने एंडोस्कोपी किया, उन्हें कैंसर था ईसोफेगस का। बाद में मैंने उन्हें कैंसर हॉस्पिटल में रेफ़र किया, बट ये एक अच्छा एग्जाम्पल नहीं है क्योंकि ये सोसाइटी में नहीं होना चाहिए। तो एंडोस्कोपी अगर आप पेनलेसली कर सकते हैं तो कुछ एक्सपर्ट्स हैं ऑल ओवर इंडिया हु आर डूइंग पेनलेस एंडोस्कोपी। सो आई एम प्राउड वी आर वन ऑफ द सेंटर्स। तो आपने कई बार जिक्र किया कि ये गैस होता है और जैसे सिम्टम्स होते हैं इसमें, तो कैसे डिफ्रेंशिएट करें? अगर कोई पेशेंट उसको लग रहा है कि गैस है लेकिन एक्चुअली उसको GERD है, तो व्हाट इज़ द बेसिक अंडरस्टैंडिंग, कैसे आप बताएंगे? वेरी नाइस क्वेश्चन अदिति जी। एंड गैस 2 प्रकार की होती है। एक तो जो पेट में जो डिस्पेप्सिया बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में, कई लोगों की जो पेट होती है जिसे आमाशय कहते हैं, उसमें एक बैक्टीरिया होता है H. पाइलोरी, या कई लोग एसिड ओवर प्रोड्यूस करते हैं, और कई लोगों की जो छोटी आंतड़ी होती है उसमें ज़्यादा गैस बनती है। कई लोगों को नीचे से जो वायु जाती है वो भी ज़्यादा बनती है। दीज आर ऑल वेरी बेसिक क्वेश्चंस इन गैस्ट्रो। और ये गैस अलग होती है, और जो गैस्ट्रिक हमारे यहाँ पे आम भाषा है छत्तीसगढ़ में, मुझे डॉक्टर साहब गैस्ट्रिक हो गया है, और उन्हें छाती में जलन होती है, मुंह में खट्टी डकारें आती हैं, उन्हें डकार ज़्यादा आती है। और कई लोगों को ऐसा भी होता है कि जब खाना खाते हैं तो खाना अटकता है, यहाँ गले में कुछ फील होता है। एंड स्पेशली जब थोड़ा हैवी मील ले लेते हैं तो उन्हें चेस्ट में टाइटनेस होती है, हैवीनेस होती है।
सो ये सब लक्षण है क्लिनिकली एक GERD को गैस से डिफरेंशिएट करने के। ओके डॉक्टर सिद्धार्थ, आपकी ओर आना चाहूँगी मैं। कैंसर, लोग घबरा जाते हैं, तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपके पास कोई पेशेंट आया और डायग्नोज हुआ कि कैंसर है, या डायग्नोज होने के बाद आपके पास आते हैं, तो सबसे पहले तो उनको मॉरल सपोर्ट देना एक बड़ी बात होती है। तो आप कोई किस्सा ऐसा बताना चाहेंगे जो क्योर हो गए, और लोगों को अब डरना ज़रूरी नहीं क्योंकि कैंसर से हर कोई मर जाए ऐसा अब नहीं है। जी ये बात मतलब ऐसे कई किस्से हैं मेरी प्रैक्टिस में जो मैंने देखे हैं इस जगह पे आके। जो एक किस्सा में जो काफ़ी मुझे याद है वो ये है कि एक छोटी बच्ची थी, 4 साल की बच्ची थी, एंड उनका डायग्नोसिस भी एक्यूट ल्यूकेमिया हुआ था, जो कि एक प्रकार का ब्लड कैंसर है, हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी है, एंड अगर इसको ट्रीट नहीं किया गया तो 100% मॉर्टेलिटी है। लेकिन बच्चों में खासकर ये देखा गया है कि अगर हम मैलिग्नेंसी को ट्रीट करते हैं तो इनमें क्योर रेट्स बहुत अच्छे हैं। और यही देखते हुए मैं क्योंकि मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में हूँ, तो देर आर सर्टन लिमिटेशंस, है ना। वो लोग बहुत गरीब जगह से आए थे, बस्तर से, वो जगदलपुर से आए थे, एंड उन लोगों के पास ज़्यादा पैसे भी नहीं थे। एंड सेकेंड थिंग, उनको इवन रायपुर आने के लिए उन्होंने कहा कि हम परदेश में इलाज नहीं कराएंगे, है ना। तो वो लोग इसके पहले मैंने उनकी फाइल्स देखा तो वो लोग कुछ दूसरे हॉस्पिटल में भी घूमे थे, तो वो लोग विशाखापट्टनम भी जाकर आए थे, लेकिन वहाँ उनको लैंग्वेज नहीं समझी। जगदलपुर इज़ वेरी नियर बाय टू विशाखापट्टनम। एंड देन मैंने काउंसिल किया, एंड ना कैंसर में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है कि हम पेशेंट का फाइनेंशियल एस्पेक्ट देखें, हम क्या क्या सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हैं, और अगर मैं किसी का ट्रीटमेंट पूरी तरह नहीं कर सकता तो मुझे वो चीज़ उनको बतानी होगी कि मैं कहाँ तक कर सकता हूँ और आपका ट्रीटमेंट पूरा कहाँ हो सकता है, आप वहीं पर जाइए। क्योंकि आधे ट्रीटमेंट करने में और ना ट्रीटमेंट करने में ज़्यादा फर्क नहीं है, बल्कि आधा ट्रीटमेंट ज़्यादा हार्मफुल है। तो जब इस बच्ची को मैंने ऑप्शंस भी बताए कि देर आर अदर सेंटर्स जहाँ पे आपको ब्लड का सपोर्ट और फाइनेंशियल सपोर्ट मिल जाएगा, जैसे कि एम्स हॉस्पिटल है, यहाँ पे गवर्नमेंट हॉस्पिटल भी है, तो मैंने उनके ऑप्शंस दिए। बट देन दैट पेशेंट को देने के बाद मैं अपना कंसल्टेशन लेके जा ही रहा था, तब मुझे किसी ने बताया कि वो पेशेंट अपने घर वापस जा रहे हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा चुके थे, और वही कॉम्प्लेक्सिटी अगेन थिंग्स, कन्वीनियंस नहीं होने के कारण लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो देन आई टुक दैट एज ए चैलेंज, एंड कुछ चीज़ों में फाइनेंशियल हेल्प हमने कुछ NGO से अरेंज करी, कुछ चीज़ों में आयुष्मान के थ्रू उनका ट्रीटमेंट किया। उनका उस बच्ची का पूरा ट्रीटमेंट कम से कम 1 या 1.5 साल चला, एंड उस दौरान हमने उसके जो मदर फादर थे, क्योंकि वो लोगों के पास भी, वो लोग डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग थे, तो उसके फादर वहाँ रहते नहीं थे, ओनली मदर रहती थी, तो उनको भी खाना प्रोवाइड करना, उनको जगह प्रोवाइड करना, तो हमने वो सारी चीज़ें की थी। एंड नाउ इट इज़ ऑलमोस्ट 2 years दैट गर्ल इज़ आउट ऑफ मैलिग्नेंसी से आउट हो चुके हैं, वो रेगुलर फॉलोअप में आते हैं हर 2-2, 3-3 महीने में, एंड शी इज़ गुड। That's great, congratulations. डॉक्टर अय्यर, आपसे एक लास्ट सवाल कि जब आपने कहा कि एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन आप करते हैं, तो ये क्या परमानेंट ट्रीटमेंट है? जी बिल्कुल। इसमें हमें पेशेंट्स को सेलेक्ट करना होते हैं जो GERD के हैं। ऑफ कोर्स GERD का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो अमेरिकन गाइडलाइंस, और हम अब विज्ञान की दुनिया में एविडेंस बेस्ड चल रहे हैं, तो 8 हफ्ते से 12 हफ्ते तक, यानी कि 2 से 3 महीने में अगर रिस्पांस पूरा नहीं आता है पेशेंट को, तो हम उसे रिफ्रैक्टरी GERD कहते हैं, यानी कि जो मेडिकली दवाओं से और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और डाइट से वापस नहीं आ रहा है। और ऐसे कई पेशेंट्स हैं जो फिर 6-6 महीना, साल भर, लेकिन आप कब तक एक गैस की दवाई पे डिपेंडेंट रहेंगे। तो हम उनकी एंडोस्कोपी करके पहले असेस करते हैं कि या के पेशेंट फिट है एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन के लिए, क्योंकि इसमें कुछ ग्रेडिंग होती है और हिल्स ग्रेडिंग उसे कहा जाता है। तो हिल्स ग्रेडिंग 1, 2 और मैक्सिमम 3 तक हम दूरबीन से ही कर देते हैं विदाउट एनी स्कार, और जिसे हिल्स ग्रेड 4 होता है वो फिर लैप्रोस्कोपी से फंडोप्लाइकेशन करता है। लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन के साइड इफ़ेक्ट्स ये हैं कि उसमें यहाँ बहुत सारे वेसल्स और नर्व्स होती है, जिसे डिसेक्ट करके एक सर्जन जाता है, तो
अनएडवर्टेंटली वो वहाँ की जो वेसल्स या नर्व्स बेसिकली बहुत ज़्यादा डैमेज होती हैं एंड 17% to 20% उसमें कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को और ज़्यादा दिक्कत बढ़ जाती है। तो एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन एक बहुत सेफ तरीका है जिन्हें हिल्स ग्रेड 1 to 3 का जो मसल की जो वीकनेस हो गई है और उसे हम विद इन 60 to मैक्सिमम 90 मिनट्स हम पूरा कर देते हैं। डे के प्रोसीजर है, मरीज़ को सिर्फ एक दिन अस्पताल में रहना होता है और इसीलिए ये एक बहुत ही कारगर और क्यूरेटिव ऑप्शन है सेलेक्टेड मरीज़ों में। मैक्सिमम मरीज़ अगर 80% मरीज़ हम अच्छे से ट्रीट करें मेडिकली और डाइटरी एडवाइस, इसलिए हम एक डाइटिशियन रखते हैं गैस्ट्रो में स्पेसिफिक जो सिर्फ गैस्ट्रो की डाइटिशियन का काम करती है। सो शी नोज इन एंड आउट ऑफ एवरी गैस्ट्रो प्रॉब्लम। तो ऐसे मरीज़ अच्छे से रिस्पॉन्ड करते हैं और जिन्हें रिफ्रैक्टरी GERD है उनके लिए एंडोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन एक क्यूरेटिव ट्रीटमेंट है, यानी कि गोल्ड स्टैंडर्ड है। Thank you so much, Dr. Arun, Dr. Siddharth, Mr. Ajay, for being here and giving us this knowledge. Thank you so much.